जी, तो आज जो मैं चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, वो है कि जो आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है, उस रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर कौन-सी चीज़ें होंगी? क्या मीन्स आप उसके अंदर क्या डालेंगे? उसकी हेडिंग्स क्या होंगी? तो ये एक चैप्टर है, जो मैंने आप सबके लिए सिलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से भी इसको पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर जो हेडिंग्स हैं, मोस्टली वही हेडिंग्स आपके रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर होती हैं। अगर मैं आपको इस चैप्टर के अंदर लेके चलूँ, इसके टेक्स्ट के अंदर, इसके कंटेंट के अंदर, तो हम अपने रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर जो फर्स्ट चीज़ होती है, वो तो टाइटल होता है। आपकी जो थीसिस का जाके टाइटल बनेगा रिसर्च प्रपोज़ल का, या आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का जो टाइटल होगा, वही उसका फर्स्ट चीज़ होती है। उसके बाद जो इमीडिएट चीज़ हम अपने रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर डालते हैं, वो होता है बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम। बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम या बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, हम इस तरह से लिखते हैं। बहुत सारे लोग इसको लिखते हैं इंट्रोडक्शन, मीन्स आप अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। वही कीवर्ड्स या वही जो चीज़ें आपके लिटरेचर रिव्यू के अंदर होंगी, उनका ब्रीफ आपका इंट्रोडक्टरी, ये जो पैराग्राफ होता है, या इंट्रोडक्टरी जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, या इंट्रोडक्टरी या बैकग्राउंड होता है, वो आपकी लिटरेचर रिव्यू के अंदर डिटेल में जाके आप बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आप उसको ब्रीफली बताते हैं। मैं अगर इसको पढ़ूँ तो मैं जल्दी-जल्दी में इसको पढ़ूँगा। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएँगी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो समझाता हुआ जाऊँगा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। This section is critically important as it must contain some mention of all subject matter in the following chapter 2, review of literature, and the methodology chapter 3. Keywords should, अगर आप देखें तो ये बात कर रहे हैं सम मेंशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट मैटर, जो आपके दो चैप्टर्स के अंदर वो बता रहे हैं कि लिटरेचर रिव्यू और मेथोडोलॉजी के अंदर जो मीन्स चीज़ें आप डालेंगे इस चैप्टर के अंदर, उनका इनिशियल जो मेंशन है, मीन्स बेसिक मेंशन जो होगा, सब मेंशन आप यहाँ पे ब्रीफली करेंगे। मैं बता रहा था कि आप में से अगर किसी का टॉपिक, फॉर एग्जांपल कोई किसका टॉपिक है कि माइनॉरिटीज़ इश्यूज़, तो अगर आप माइनॉरिटी इश्यूज़ के बारे में अपना बैकग्राउंड लिखना चाहें, तो बैकग्राउंड किस तरह से होगा? क्योंकि आप इसके अंदर शुरू जो करेंगे वो बिगर पिक्चर होगी। वो बिगर पिक्चर इस तरह से होगी कि माइनॉरिटी क्या होती है, ठीक है? माइनॉरिटीज़ किस तरह से रहती हैं पाकिस्तान में, या मीन्स दुनिया के आप एग्जांपल्स देंगे कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ क्या हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट्स क्या हैं। उसके बाद आप आएँगे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ किस तरह से रहती हैं, क्या कौन सी माइनॉरिटीज़ है, कितना परसेंट माइनॉरिटीज़ हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ को मीडिया कवरेज किस तरह से देता है। उसके बाद आप स्पेसिफिकली बताना चाहेंगे कि आपकी स्टडी का एम क्या है, क्योंकि आप प्रीवियस स्टडीज़ के एग्जांपल्स देके बताएंगे कि फ़लाँ ने ये रिसर्च की, उन्होंने ये किया, फ़लाँ ने ये रिसर्च की, उन्होंने ये किया। फिर आप आएंगे उस अपनी एम ऑफ द स्टडी के ऊपर। ये आपका आप ब्रीफली एक बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी होगा या बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम होगा। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप अपना जो प्रॉब्लम, जो थीसिस का मेन गैप होता है, जिसको आप कहते हैं रिसर्च गैप या प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग इसको लिखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनिशियली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बैकग्राउंड के अंदर ही बयान कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम की हेडिंग डालते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा। अराइजिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड स्टेटमेंट इन दिस is this statement of exact gap in the knowledge. Gap in the knowledge means आप से हमेशा रिसर्च के अंदर जो आपसे पूछा जाता है, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है व्हाई डू यू वांट टू कंडक्ट दिस स्टडी, मीन्स आप ये स्टडी क्यों करना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि आपकी ऐसा कौन सा नॉलेज गैप है जो आप फिल करना चाहते हैं, जो आपको लग रहा है कि इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए। तो उस चीज़ को, उस गैप को आप बनाते हैं
बैकग्राउंड मीन्स उसका जो बैकग्राउंड में आपने चीज़ें मोटी मोटी बनाई, तो स्पेसिफिकली अब आप अपनी रिसर्च के ऊपर आ जाएंगे कि आप बताएंगे कि फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़ के साथ आप इसी इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर आप आके एग्जांपल देना शुरू कर देंगे। आप बताएंगे कि माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और माइनॉरिटीज़ के बारे में मीन्स बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से पोस्ट मैरिजेस हैं या फोर्स कन्वर्जेंस हैं या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो आप एग्जाम्पल बताएंगे, या अगर कहीं से आपको डेटा मिलती है तो वो डेटा आप इसके अंदर साइट करेंगे। मीन्स वो फिर मीन्स आप अपना एक प्रॉब्लम को बना रहे हैं, मीन्स उसको विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स फिगर्स एंड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस लिटरेचर उसके ऊपर बना रहे हैं कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है कि माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, या माइनॉरिटीज़ के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो आप उसको इसके अंदर बयान करेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर भी बताएंगे कि आप करने क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको 8-10 ऐसी स्टडीज़ मिलती हैं माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ के ऊपर कि फ़लाँ ने मीडिया कवरेज के हवाले से माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ के ऊपर इस तरह की स्टडी की, ये स्टडी की, फिर उसके एग्जांपल्स देंगे। फिर आप बताएंगे कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ द स्टडी मीन्स आप करने क्या जा रहे हैं। इसके अंदर अगर आप बता रहे हैं कि मैं इस स्टडी के अंदर द पर्पस ऑफ दिस स्टडी, यूजुअली ये इसी मीन्स इन्हीं वर्ड्स के साथ शुरू होता है, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी, द एम ऑफ माई स्टडी, इस तरह से ही शुरू होता है। और उसमें आप बताते हैं कि मेरी स्टडी का मकसद ये है कि मैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के अंदर माइनॉरिटीज़ देखना चाहता हूं कि वो माइनॉरिटीज़ इश्यूज को फ्रेम किस तरह से करते हैं या उसकी रिप्रेजेंटेशंस किस तरह से होती है। तो ये आपकी स्टडी का एम होगा। आगे चलते हैं, आप बताते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। अगर मैं यहाँ पे बयान करूँ तो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी मीन्स उसके अंदर दो तरह की सिग्निफिकेंस होती है। एक तो होती है कि ये स्टडी इसकी एकेडमिक के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, मींस ये कोई थ्योरी के अंदर एडिशन है या कोई आपने कोई नया मॉडल बनाया है, या थोड़ा सा आप इसके अंदर करना क्या चाहते हैं, मींस एकेडमिकली मींस किस, अगर ये फ्रेमिंग के ऊपर है तो आप बताएंगे कि माइनॉरिटीज इश्यूज के ऊपर मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह से न्यूज़ फ्रेम होती है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसकी एक पब्लिक डोमेन में जाके भी इसकी एक आपकी रिसर्च की एक इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर आप माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ को ही लें तो माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपकी रिसर्च कल यूज़ हो सकती है कि न्यूज़पेपर्स या कोई भी मीडिया किस तरह से माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ को फ्रेम्स कर रहा था, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसके अंदर फिर आप बताएंगे कि मेरी स्टडी का जो नतायज आएंगे उसको कल जर्नलाइज किया जा सकता है इस पॉपुलेशन के अंदर। फिर उसकी जो न्यूज़पेपर कवरेज है या मीडिया कवरेज है उसको बेटर बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप कोई इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं, कोई गैप आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिर उनके लिए रिकमेंड करते हैं कुछ सॉल्यूशंस वगैरह, तो आपकी स्टडी के अंदर आप इसकी सिग्निफिकेंस इस तरह से बनाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एक चीज़ और है, प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चंस। लेकिन प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चन से पहले जो ट्रेंड है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डाले जाते हैं, प्राइमरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। जिस तरह से आपने देखे होंगे टू डिटरमाइन, टू स्टडी, टू एग्जामाइन, इस तरह के कुछ वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस शुरू होते हैं, फिर उनको ही फॉलो करके रिसर्च क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब आप क्योंकि बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी स्टडी जितनी भी होगी वो स्टडी इतनी कोई मीन्स बड़ी लेवल की नहीं होगी। आपकी स्टडी एक रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर भी शुरू हो सकती है। यूजुअली ज़्यादा से ज़्यादा जो बैचलर्स लेवल की स्टडीज़ होती हैं उसके अंदर 2 रिसर्च क्वेश्चंस या 2 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डाले जाते हैं, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फिर उन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को आप कन्वर्ट करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर। अब आप हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। The primary research question is the basis of data collection and arises from the purpose of the study। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पर्पस ऑफ स्टडी और आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही अराइज होता है, क्योंकि आप जब बैकग्राउंड से बिगर पिक्चर बता के स्पेसिफिकली अपनी स्टडी की तरफ आते हैं
तो अपनी स्टडी का एम या पर्पस आप बता देते हैं, फिर उस पर्पस से आपके क्वेश्चंस बनाना, रिसर्च क्वेश्चंस बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मीन्स आप उससे रिसर्च क्वेश्चंस बना देते हैं। देयर मे बी वन और देयर मे बी सेवरल, एक भी हो सकता है, रिसर्च क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं। व्हेन द रिसर्च इज फिनिश्ड द कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज विल बी आंसर टू दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये रिसर्च क्वेश्चंस है, आपकी पूरी स्टडी जो होगी इसके बुनियाद पे होगी। मीन्स आप इन्हीं क्वेश्चंस का अपनी स्टडी के अंदर जवाब देंगे। ये जो आप क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस के जो वेरिएबल्स होंगे आप अपनी सर्वे के अंदर उनको एड्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक सेंटेंस है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन या सर्वे क्वेश्चंस होते हैं और उनको रिसर्च क्वेश्चंस के साथ मिक्स करते हैं, लेकिन रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी ओवरऑल स्टडी को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स उनके ही सवाल, उन्हीं सवालात के आप जवाब देते हैं। आगे चलते हैं हाइपोथेसिस। हम क्योंकि आगे बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर जब रिसर्च डिज़ाइन डिस्कस करेंगे, या मेरा एक यूट्यूब के ऊपर लेक्चर पड़ा हुआ है रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर, तो हम आगे चल के जब रिसर्च हाइपोथेसिस या वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, या इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या हैं, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये वेरिएबल्स क्या हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि मैं अगर कहूं कि फॉर एग्जांपल एक आपको सिंपल सा हाइपोथेसिस बना के देता हूं कि आप अगर देखें कि माइनॉरिटीज़ इश्यूज जो है न्यूज़पेपर्स के अंदर, आप उसके लिए, क्योंकि हाइपोथेसिस एक एजम्पशन होती है, एक आपका मींस मफरूज़ा होता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, प्रीवियस लिटरेचर, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स फिगर्स, आप एक मफरूज़ा देते हैं जो टेस्टेबल होता है, जिसको आप एक प्रेडिक्शन है जो टेस्टेबल है, एक ऑब्जर्व्ड फिनोमेना के बारे में। फॉर एग्जांपल आप, क्योंकि इसको फिर जब आप टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, तो यही फिर ये नल आएगा, या फिर ये आपका अगर हाइपोथेसिस पॉजिटिव आ गया तो उसका रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ गया तो आपकी स्टडी के अंदर यूज होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ, एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स, एक हाइपोथेसिस है, माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ को प्रॉपर कवरेज नहीं देते, एक मफरूज़ा हो गया। लेकिन इसकी अगेंस्ट में भी एक मफरूज़ा आ सकता है कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ को ठीक तरह से हाईलाइट करते हैं या उनको सही कवरेज देते हैं। ये दो मफरूज़े हैं, एक अगेंस्ट में है, एक उसकी फेवर में है। मींस ये एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है, एक नल हाइपोथेसिस हो सकता है। स्टडी के अंदर आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी यूज़ करते हैं और नल हाइपोथेसिस भी यूज़ करते हैं। आगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें अपनी स्टडी के बारे में, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब तक हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन्स अगर मैं आपको कहूँ कि मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहली बात तो यह है कि वेरिएबल का मकसद है कि वो चीज़ जिसको आप टेस्ट कर सकें, मीन्स जो वेरी करे या जो चेंजेबल हो, ठीक है, वो वेरिएबल है। तो मैंने आपको बताया कि 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब इनके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। किस तरह से? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम अगर किसी, फॉर एग्जांपल एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मीडिया के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल है, लेकिन सिंपल सा एग्जांपल है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ जो चाइल्ड मैरिजेस हैं, वो चाइल्ड मैरिजेस का सबब जो है वो उसी एरिया के या उसी आबादी के कस्टम्स की वजह से है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ ना कि जो चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं उसका सबब यह है कि वहाँ के लोगों के रहन सहन या उसका जो कस्टम है या उसकी जो तहजीब है, उसी हिसाब से वो
उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि या फिर मैं कह सकता हूँ कि चाइल्ड मैरिजेस डिपेंड करती हैं या रिलेटेड हैं, किस चीज़ से एसोसिएटेड है, किस चीज़ के साथ, कस्टम्स के साथ। अब जहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए, कस्टम्स। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। लेकिन इसके अंदर इंटरवेनिंग वेरिएबल भी हो सकता है, जो अगर आपके स्टडी के रिजल्ट को जो चीज़ गलत करे या जो एरर पैदा करे, वो इंटरवेनिंग वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि चाइल्ड मैरिजेस का सबब ओल्ड कस्टम्स हैं, लेकिन मेरा रिजल्ट जब मैं टेस्ट करूं, सर्वे करूं, और उसके बाद मुझे पता चले कि नहीं, ये तो सबब है ही नहीं। असल सबब ये है कि लोगों के अंदर चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से कोई अवेयरनेस ही नहीं है। मींस वो समझते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस ठीक है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके जो बाद में मींस चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, उसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए इसी वजह से वो प्रेफर करते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस कर देते हैं। तो ये एक इंटरवेनिंग वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल्स का मैंने मकसद, तो आप अपनी स्टडी के अगर क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो आप उसके लिए हाइपोथेसिस बना सकते हैं, और ये हाइपोथेसिस बेसिस होंगे इन्हीं तीन वेरिएबल्स के ऊपर। हो सकता है ये क्योंकि दो वेरिएबल्स उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। आगे चल के रिसर्च डिज़ाइन का मकसद ये है कि आप डेटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज किस तरह से करेंगे। मींस डेटा कलेक्ट करने के लिए पहले तो आपको एक मेथड चाहिए। अगर आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव है तो आपको क्वांटिटेटिव मेथड चाहिए। अगर आपकी स्टडी क्वालिटेटिव है तो आपको क्वालिटेटिव मेथड चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि आपको डिफाइन करना पड़ता है आपकी पॉपुलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिंट मीडिया के ऊपर आप अपनी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ के ऊपर प्रिंट मीडिया कवरेज देखना चाहते हैं तो आपकी पॉपुलेशन हो गई न्यूज़पेपर्स। अगर आप कोई सर्वे करना चाहते हैं किसी इलाके के अंदर तो आपकी पॉपुलेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप सेंट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई सर्वे करना चाहते हैं तो आपकी पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन सेंट यूनिवर्सिटी हो गई। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन के अंदर ही दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपकी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है। क्योंकि आपकी पॉपुलेशन को पता चल गया। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि आप ले रहे हैं न्यूज़पेपर्स को एज अ पॉपुलेशन, तो न्यूज़पेपर्स में यूजुअली जो क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर सैम्पलिंग टेक्निक जो यूज़ होती है वो होती है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। मीन्स उसमें आप सिस्टमेटिकली रैंडम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो उसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ की जाती है। मीन्स यूजुअली क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर अगर आपका मेथड चेंज है, फॉर एग्जांपल आप इन डेप्थ इंटरव्यूज़ करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, या फोकस ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई और मेथड यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके अंदर फिर आपकी पॉपुलेशन उस तरह की पॉपुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जर्नल्स के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो आपकी पॉपुलेशन जर्नल्स हो जाएगी। आप अगर ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्टडी करना चाहते हैं तो आपकी पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके साथ फिर जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी उसके अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ होती है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर मोस्टली यूज़ करते हैं उसके अंदर पर्पसेस सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग, या और एग्जाम भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ेंगे। तो रिसर्च, फिर डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है, डेटा कलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए। अगर आपकी स्टडी न्यूज़पेपर्स का कंटेंट है या कोई कंटेंट है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीन्स उसके लिए टेक्निक यही है कि आप कोडिंग शीट बनाते हैं। कोडिंग शीट, अगर आपकी स्टडी सर्वे है तो आप उसके बाद सर्वे के लिए आप एक क्लोज एंडेड क्वेश्चनर बनाते हैं। अगर आपकी स्टडी क्वालिटेटिव है, इन डेप्थ इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, तो उसके लिए आपको ओपन एंडेड क्वेश्चनर बनाना पड़ता है, जिसको आप कहते हैं क्वेश्चन गाइड। मीन्स आपका एक इंटरव्यू गाइड होता है, आप गाइड को बनाते हैं कि ये सवाल मुझे अपनी स्टडी के हवाले से करने हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि आप डेटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने सैम्पलिंग फ्रेम बता दिया, फिर आपने अपना इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं क्वेश्चनर या कोडिंग शीट वो बना ली,
उसके बाद आप जाते हैं चलें थियोरेटिकल फ्रेम, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग थियोरेटिकल फ्रेम यूज़ नहीं करते बैचलर्स लेवल की स्टडी में। करना चाहिए, अगर बहुत सारे लोग करते हैं जिस तरह से यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन की कोई स्टडी है तो उसमें लोग करते हैं, फ्रेमिंग में करते हैं, प्राइमिंग थ्योरी यूज़ करते हैं, या और भी मीडिया की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बैचलर्स लेवल पे भी लोग सिंपली उसको यूज़ करते हैं। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रिसर्च प्रपोजल के अंदर यही होती हैं। अब अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर ये अगर हम अभी टाइटल तो हो गया हमारा, बैकग्राउंड बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो लिटरेचर रिव्यू के साथ ही हम पढ़ के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें 15 तक सबमिट करवाना है प्रपोजल। लाजमी या आप आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपको बढ़ाते जाएंगे? आपको एक एक स्टेज फॉर एग्जांपल लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखेंगे, फिर वो आप मुझे दिखाएंगे कि आपने बैकग्राउंड किस तरह से लिखा है, फिर उसमें से मिस्टेक्स निकलेंगी। इस तरह से चीज़ें रिसर्च के अंदर इम्प्रूव होती हैं। कोई भी शख्स एक ही टाइम के ऊपर कोई भी परफेक्ट चीज़ रिसर्च में नहीं लिख सकता। ये टाइम टेकिंग चीज़ है। तो इसके अंदर आप रफली पहले लिखेंगे कि मेरी स्टडी का बैकग्राउंड मैंने ये लिखा, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखे, उसके बाद आपने रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस से बनाए, उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस लिखी, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू थोड़ा सा डिटेल होता है, लिटरेचर रिव्यू लिखा। उसके बाद आपने उसकी मेथोडोलॉजी, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस प्रोसेस लिखा। ये रिसर्च प्रपोजल के अंदर चीज़ें होती हैं, मोटी मोटी चीज़ें, जो आप अगर अपने टॉपिक के हिसाब से उनको जस्टिफाई करते हैं कि क्योंकि आप ये टॉपिक ले रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस ये हैं। उसके बाद आप जाते हैं कि लिटरेचर ये कहता है, फिर आप कहते हैं कि मेथोडोलॉजी में ये यूज़ करूँगा, उसको जस्टिफाई करेंगे। पॉपुलेशन आपकी, आप पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ता है बिल्कुल, कि आपकी पॉपुलेशन इतनी है, आप इतनी पॉपुलेशन लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, उसके अंदर से सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं वो। तो ये आपका रिसर्च प्रपोजल होगा। अगर आप इसको परफेक्टली कर सकते हैं तो फिर आपको मीन्स आपका आगे चल के थीसिस के अंदर भी यही चीज़ें होंगी। जी। ठीक है सर, थैंक यू। काइंडली फिर सेंड कर दीजिएगा आप लिटरेचर रिव्यू हमारे टॉपिक्स के हवाले से। आप मुझे जिस आपको तरह, ईमेल कर दी है? जी बिल्कुल, आप ईमेल करेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। आपको कर दी ईमेल सर, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। कोई और सवाल?